हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपनी दो वीडियोस में बता रखा है कि एक तो मैं कौन कौन से यूट्यूब चैनल से मैंने अपनी क्लास 10th में स्टडी की, और मैंने स्पेशली फॉर एसएसटी, क्योंकि स्पेशली एसएसटी मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी। एसएस एंड मैथ्स, इन दोनों में मेरा हाथ तंग था। तो एसएस तो यार आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब अपना रिजल्ट शेयर किया था तब मेरे आए थे 95 मार्क्स एसएस में, और आप बिलीव नहीं कर सकते मुझे इतनी ज़्यादा हेटेडनेस थी ना एसएसटी से। तो मेरे ये इतने मार्क्स का सफ़र वो कैसे रहा वो यार। एसएसटी का सिलेबस एज यू ऑल नो बहुत वास्ट होता है, एंड स्पेशली फॉर हिस्ट्री वी हैव टू रिमेंबर ऑल दैट इवेंट्स, ऑल द नेम्स ऑफ द किंग्स, एम्परर्स एंड ऑल डेट्स एंड एवरीथिंग एटसेट्रा, वट एवर द स्टफ इट इज़. So it became so difficult for me, and especially for the geography, just like crops name, the crops name, its temperature, rainfall, areas where it produced, and all these things. So for that मैंने SST के नोट्स बनाए थे। पढ़ती मैं किससे थी, तो वो यार एक ही पर्सन है जिनको जो मेरे 95 मार्क्स आए उनका क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ दिगराज सर को ही देना चाहूँगी। ही इज़ द आइडियल पर्सन इन माई लाइफ विच आई हैव एवर सीन। कोई इतनी अच्छी एसएस कैसे पढ़ा सकता है। और मेरे पास अभी ये देखें सिंपल सी नोटबुक है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बच्चों वाली नोटबुक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें वो जो मैथ्स वाले वो डिब्बी वाले वो होते थे, या फिर इंग्लिश के पेजेस भी हैं इसमें। ये देखो अभी उल्टी है, ये इंग्लिश के पेजेस भी, और सिंपल ये वाली नोटबुक थी मेरी। आप सोचो 95 मार्क्स लाने वाले की ये नोटबुक थी, एक सिंपल सी एसएसटी नोट्स के लिए। मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे। दिगराज सर जो वन शॉट लेक्चर्स होते थे उनको मैं देखती थी, देन मैं इसमें नोट कर लेती थी। और जब मैं खुद बुक रीडिंग करती थी, खुद क्वेश्चंस अपने रीड करती थी, अगर मुझे एक दो पॉइंट्स लगते थे तो मैं अलग पेन से वो इसमें ही सब नोट करती थी। विदाउट एनी डिले लेट मी शो यू एवरीथिंग दैट हाउ आई यूज टू मेक नोट्स। एज यू कैन सी ये था हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, और ये यू कैन सी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन ही लिखी थी। जब भी आया डिफाइन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मैं बस यही डेफिनेशन चेप दे, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, अगर आप 10th में हो आपको पता होगा पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो बस इतने में ही मैंने ये कवर कर दिया था। एंड देन ये सारा हैंड लेबर वर्सेस स्टीम लेबर, ये बस इतने में सारा कवर हो गया। इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं। लाइफ ऑफ वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, क्या क्या उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े, सब कुछ मैंने फ्लो चार्ट्स भी बनाए और अपने पॉइंटर्स में लिखे। आप देख सकते हो मैंने ना यहाँ पे जितना हो सके मैंने पॉइंट्स यूज़ किए, तो वो आपको भी करने हैं और आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है। आफ्टर दैट ये है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स सारी ईजी थी। इसमें मैंने पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर, उसके बाद ये जो प्रिकॉशंस थे कि ये जो हम और उसके बाद ये सारा मैंने ऐसे लिखा है। एंड देन जीडीपी क्या थी वो मैंने इसे पूरा पैराग्राफ में ये पूरा उसको एक्सप्लेन किया। एंड देन था कि टर्शरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है। आपको पता होगा ये हमारा पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, तो मेरे पास इसका रेडीमेड आंसर था तो मैंने लिखा ही। देखो नोट्स से हमें कितना बेनिफिट मिल जाता है ना, मेरे पास रेडीमेड आंसर पड़ा था नोट्स में और मैं वही अपने पेपर में लिखाई। और बाकी ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट था मनरेगा 2005 वाला, तो इसमें मैंने ज़्यादा बड़ा लिखा था, लेकिन ये भी जितना भी इम्पोर्टेंट था इसमें सारा वही है। इसमें एक भी लाइन एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है, सो ये सारा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये देख सकते हो अपनी कितना नीट एंड क्लीन है। ज़्यादा जो मुझे लगा हाईलाइट करने वाला है वहाँ पे मैंने थोड़ी सी दो कलर यूज़ किए हैं, एक बस ऑरेंज और एक बस लाइट ग्रीन। एंड ऑलवेज डू दैट। अगर आपको कोई भी आता है कोई डिफरेंशियस वाला, तो आप प्लीज़ ट्राई करो कि आप नोट्स में भी वैसे ही लिखो पॉइंट्स में, और ऐसे आप एक लाइन लगा के करो। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा होगी। देन ये मैं स्पेशल चीज़ कहना चाहूँगी, चैप्टर एग्रीकल्चर है हमारे जियोग्राफी से। मुझे लगता है क्लास 10th में जितने भी बच्चे होंगे उनको ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता होगा। क्रॉप्स के नेम यूज़ करने, उनका सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग, कैसे इरिगेशन होती थी, क्या क्या टेम्परेचर। तो दैट्स वाई मैंने ये एक टेबल बनाया, खारीफ क्रॉप्स ये सारे लिखा, उसमें खारीफ क्रॉप्स का, राबी क्रॉप्स का एंड जैद क्रॉप्स का, और बाकी एक दो पॉइंटर्स में नीचे लिख लेती थी जो भी इम्पोर्टेंट था। एंड देन आप देख सकते हो कि ये मैंने पूरा ऐसा टेबल ही बना डाला।
सारी क्रॉप्स के नेम्स हैं। क्रॉप्स के नेम्स है ये राइस, वीट, मेज, पल्सेस। उसके बाद ये उनका क्रॉपिंग सीजन आ गया, ये टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल आ गई, ये एरियाज आ गए, ये स्टेट्स आ गए, और ये उनके की पॉइंट्स आ गए कि उनके जो मेन उनकी पहचान कैसे होती है। तो आपको भी ऐसे ही याद करना है ये वाला चैप्टर, प्लीज़ ट्राई करो, ऐसे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। एंड उसके बाद ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने ना ये वाला चैप्टर मतलब मिनिमम बता रही हूँ मैंने 20 बार तो ये अपनी नोटबुक से ही इसको रिवाइज कर लिया होगा। फ्लो चार्ट्स में बनाया है सारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता था 5 मार्क्स का, तो वो मेरे पास ऑलरेडी ये पूरा मतलब ये जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर था, तो मैं वही लिख के आई थी पेपर में। और ये जो आप रेड पेन से देख रहे हो, ये जब मैंने मतलब बुक से रीडिंग की और मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने वो अपनी नोट्स में ऐड कर लिया। यहाँ पे आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब एक भी चीज़ मैंने मिस नहीं की है। ये आप देख सकते हो, ये जो भी रेड पेन से मतलब ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, वो मैंने ये सारा आप देख सकते हो रेड पेन से अपना सारा बीच में ऐड किया हुआ है कि एक भी पॉइंट मुझसे मिस ना हो जाए। उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कि लोगों ने कैसे कैसे उस पर रिएक्ट किया। कंट्री साइड में आप देख सकते हो रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स और वीमेन का जो रोल था वो मैंने ऐसे स्पेशली ऐसे टेबल बनाकर लिखा है, ऐसे जल्दी हमारे पॉइंट से याद हो जाते हैं रेदर देन रीडिंग द होल पैराग्राफ। ये भी आप वही चीज़ देख रहे हो, ये मैंने डिफरेंस लिखा था क्योंकि इंपॉर्टेंट था नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ मैंने पॉइंटर्स ही लिखे थे। और ये भी बस जो मुझे एडिशन करने वाला लगा मैंने वो सारा कुछ वही लिखा। तो आप देख, और मैं ये मतलब देख सकते हो आप, मैं ना टिक मार्क लगा लेती थी कि जो भी मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है उसका मैं अपने पास रेडीमेड आंसर, आपने देखा होगा कि मेरे पास हर एक चीज़ का रेडीमेड आंसर पड़ा था। सारा कुछ इम्पैक्ट क्या था ग्लोबलाइजेशन का, ये मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है। एंड यू कैन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप मतलब 10th में हो तो आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WTO पे आता ही आता है। तो वो मैंने इसका सारा बैकग्राउंड क्या था, ये क्या क्या इसके काम थे, क्या क्या इनिशिएटिव्स थे और उसको लेके क्या क्या डिबेट्स चल रही थी, तो वो मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया था। इससे बाहर तो इसका कुछ भी नहीं आने वाला था। या उसके बाद जेंडर, रिलीजन, कास्ट का, वीमेंस को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं, मैंने सब कुछ लिखा। रिलीजियस में गांधी जी का व्यू क्या था, कम्युनल राइट, फैमिली लॉज, ये सब कुछ इसमें आ गया था। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, वो मेरे पास पूरा का पूरा रेडीमेड आंसर था। और कम्युनलिज्म क्या था उसके बारे में सब कुछ, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा नोट्स में। कास्ट पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन था, कास्ट कैसे आती है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स कैसे आता है कास्ट में, रेडीमेड आंसर है, सारे के सारे पॉइंट्स है जो मैं अपने पेपर में एक्चुअली लिख के भी आई थी और इसलिए मेरे 95 भी आए हैं। और ये जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगी मैप वर्क है। जैसे मैंने चैप्टर का नेम लिखा नेशनलिज्म इन इंडिया, उसे जो इम्पॉर्टेंट था या फिर जो भी CBSE ने बताए होते आने वाला है, मैंने वो चीज़ें लिखी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, मतलब सब कुछ क्यों ये हैपन हुआ वो भी मैंने लिखा, किस मतलब स्टेट में था वो भी मैंने लिखा। और मैं मैप्स पे भी इनको पॉइंट करके रखती थी, तो जब भी मुझे याद करना होता था एक तो मैं ये पेज खोल लेती थी और एक जो मैंने अपने मैप से मैं वहाँ पे कर लेती थी। और ये आप लास्ट पेज भी देख ही सकते हो कि जो भी मतलब माइंस वगैरह या जो भी था मैंने ये सारा ब्लैक पेन से अलग लिखा कि ये चीज़ कहाँ पे है, ये कहाँ पे कौन सी स्टेट में। आपने जैसे कि अभी मेरी नोट्स देखे तो आप बताना मुझे आपको ये कैसे लगे। मैंने मोस्टली मतलब फोकस किया था कि मुझे ना तो मतलब नोट्स के अलावा मुझे अलग मेरी मतलब दोबारा से मुझे NCERT खोलनी पड़े, अलग से मुझे कोई और रेफरेंस बुक लेनी पड़े और अलग से ना ही मुझे कोई अपनी फेयर नोटबुक में मैं आपको सच्ची ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने अब तक मतलब आज तक मैंने एक भी क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक से नहीं लर्न किया। फेयर नोटबुक तो ना मैं बस शॉर्टकट्स मतलब मारकर ऐसे कंप्लीट कर देती थी कि टीचर जो हो जाए कि हाँ बच्ची ने चलो अपनी नोटबुक कंप्लीट कर दी। सब कुछ था, जो मेरा खजाना था वो ये नोटबुक ही थी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बनाकर रख दी, मैंने सिर्फ सजाकर रख दी। नोट्स मैंने स्टार्टिंग से मतलब मैंने बताया कि मेरे मतलब लास्ट 6 मंथ्स में मैं अपनी सीरियसली मैंने तब स्टार्ट की थी अपनी सीरियस स्टडी, तो मैंने तब ये बनाई थी। तब मैं मतलब एक चैप्टर के जैसे नोट्स बना ले, दूसरे चैप्टर के मैं नोट्स बनाने से पहले चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करती थी। यू वोंट बिलीव, मैंने ये नोटबुक मतलब पता नहीं मैं पूरी की पूरी नोटबुक मैंने कितने बार रिवाइज कर ली थी। इसको ना मैं ऐसे पूरा घोल के पी गई थी। रेडीमेड आंसर से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाने यार SSC के बना लो।
अदरवाइज़ अगर मेरे पास बुक्स होती ना तो मैं आपको वो भी दिखाती। उन्होंने उसमें बुक्स में भी ना मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे लगा मैंने हाईलाइटर यूज़ किया। बुक्स में भी मतलब ना मेरे लिखने की जगह भी नहीं थी, इतना मैंने पेन से बुक्स को भी भर दिया था। तो आप ऐसे पढ़ोगे तब आपके मार्क्स आएंगे। और आप मुझे बताना अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे। अभी मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, तो मैंने तो ये ऐसे ही रख रखे हैं। तो अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं ट्राई करूँगी कि इनकी जो शॉर्ट्स वीडियो है एक एक चैप्टर के नोट्स की, वो मैं बनाकर अपलोड करती रहूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे नोट्स बनाने का स्टाइल अच्छा लगा, मेरी नोट्स नोटबुक अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो और मुझे मतलब पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। सो थैंक यू, बाय बाय।